ये है कैलकुलस की पूरी कहानी, इसकी हिस्ट्री, ये काम कैसे करता है और आखिर में हम देखेंगे कि आगे फ्यूचर में कैलकुलस कहाँ तक जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो तुम आर्किमिडीज हो। लगभग 2500 साल पहले की बात है। कॉमन एरा से पहले तुम सिरक्यूज के एक शहर में रहते हो जिसका नाम है सिरक्यूज, और तुम्हें एक काम दिया गया है। एक पैराबोला का एरिया निकालना है। पैराबोला वो स्मूथ यू शेप होती है जो स्कूल में दिखाते हैं। ये काम पहले किसी ने नहीं किया था। तुम्हारे पास कोई अलजेब्रा नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई वेरिएबल का सिंबल नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री है। कुछ शेप्स हैं जिनके एरिया तुम जानते हो और तुम्हारी अपनी सोच है। तो तुम क्या करते हो? तुम ट्रायंगल्स बनाना शुरू करते हो। पैराबोला के अंदर पहले एक बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, फिर देखते हो कि ट्रायंगल और कर्व के बीच में जो जगह बची है उसमें और ट्रायंगल्स भर देते हो। फिर उससे बची जगह में और ट्रायंगल्स, फिर और छोटे, फिर और छोटे, ऐसे ही चलते रहते हो। ट्रायंगल्स छोटे होते जाते हैं, गैप्स भरते जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उन सब ट्रायंगल्स का टोटल एरिया पैराबोला के एक्चुअल एरिया के बहुत करीब आता जाता है। आर्किमिडीज को उस वक्त लिमिट का वर्ड पता नहीं था, अलजेब्रा नहीं था, इन्फिनिटी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जो वो कर रहे थे वो कैलकुलस की सबसे गहरी बात थी। वो एक वैल्यू को सिर्फ पास से पास जाके पकड़ रहे थे, कभी एग्जैक्टली टच किए बिना। और यही एक आइडिया कि तुम किसी चीज को एग्जैक्टली पिन डाउन कर सकते हो सिर्फ उसके इन्फिनिटली पास जाके, यही कैलकुलस की नींव है। इस एक इंसाइट को आई 2300 साल हो गए हैं, और फिर इंसानियत ने इसे भूल गया, फिर दोबारा ढूंढा, इसके लिए लड़ाई हुई, और इससे मॉडर्न दुनिया बनाई, और आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समा गया है। यही कहानी हम आज सुनाएंगे। तो बैठ जाओ आराम से, ये थोड़ी लंबी कहानी है। चलिए थोड़ा और पीछे जाते हैं, आर्किमिडीज से भी पहले, क्योंकि ये कहानी ग्रीस में शुरू नहीं हुई। लगभग 4000 साल पहले, कॉमन एरा से 1820 साल पहले, इजिप्शियन मैथमेटिशियंस ने कुछ लिख के रखा था। एक सॉलिड पिरामिड का वॉल्यूम निकालने का तरीका, जिसका ऊपर का हिस्सा काट दिया गया हो। इसे फ्रस्टम कहते हैं। और उनका फॉर्मूला अच्छा नहीं था, बिल्कुल सही था। रफ एस्टिमेट नहीं, अप्रॉक्सीमेशन नहीं, एकदम करेक्ट। हम इसे मॉस्को पपायरस से मिला। जब मॉडर्न मैथमेटिशियंस ने पढ़ा तो वो चौंक गए, क्योंकि उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए इंटीग्रल कैलकुलस चाहिए होती है। उन्होंने ये कैसे निकाला, हम आज भी नहीं जानते। फिर बैबिलोनियंस थे, लगभग उसी जमाने के। वो जुपिटर को ट्रैक कर रहे थे, आसमान में जुपिटर की मूवमेंट, और उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो जुपिटर की स्पीड का ग्राफ बनाते थे, और उस ग्राफ के नीचे ट्रेपेजॉइड्स ड्रॉ करते थे और उन्हें ऐड करते थे। ये इंटीग्रेशन है, कैलकुलस के एक आधे हिस्से का कोर कॉन्सेप्ट। और वो ये कर रहे थे आसमान में एक प्लैनेट ट्रैक करने के लिए, एंशिएंट मेसोपोटामिया में। इन दोनों सिविलाइजेशंस ने एक जनरल सिस्टम नहीं बनाया इन आइडियाज से। वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि रुको, यहाँ कुछ यूनिवर्सल छुपा हुआ है। वो एब्स्ट्रैक्शन बाद में आई, और वो आई धीरे धीरे पूरी दुनिया से। आर्किमिडीज ने एंशिएंट वर्ल्ड में इन आइडियाज को सबसे आगे ले गए। उनकी मेथड ऑफ एग्जॉशन, जो उन्होंने लगभग 250 BCE में परफेक्ट की थी, एक प्रोटो कैलकुलस थी। इससे उन्होंने सर्कल का एरिया निकाला, स्फीयर का वॉल्यूम निकाला, पैराबोला के नीचे का एरिया निकाला। ये सब जियोमेट्रिक आर्ग्यूमेंट से करना पड़ता था, क्योंकि कोई अलजेब्रा नहीं थी, लेकिन जो लॉजिकल स्ट्रक्चर था वो सही था। फिर एक लंबा गैप आया। मैथ रुका नहीं, लेकिन वो खास थ्रेड जो आर्किमिडीज खींच रहे थे, उसने थोड़ी रुक गई। चाइना में
3rd सेंचुरी CE के आसपास लियू हुई नाम के एक मैथमेटिशियन ने इंडिपेंडेंटली वही मेथड निकाली, मेथड ऑफ एग्जॉशन। उन्होंने सर्कल के अंदर से ज्यादा साइड्स वाले पॉलीगन्स बनाए और एरिया को कन्वर्ज होते देखा। एक ही आइडिया, अलग कॉन्टिनेंट, अलग टाइम। इस्लामिक वर्ल्ड ने भी बहुत कुछ दिया, लगभग 8th सेंचुरी से। इब्न अल-हैथम, जो 965 से 1040 के बीच जिए, उन्होंने 4th डिग्री पॉलिनोमियल्स के सम जैसी प्रॉब्लम्स पर काम किया, जो सर्टेन इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए बिल्कुल जरूरी होता है। लेकिन सबसे अमेजिंग प्री मॉडर्न कैलकुलस स्टोरी आती है इंडिया से, एक छोटी सी जगह से, इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर, केरला। माधवा का नाम सुनने का वक्त है। माधवा लगभग 1340 में पैदा हुए, केरला में, और उन्होंने जो आज केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स कहलाता है, उसकी नींव रखी। और जो उन्होंने और उनके स्टूडेंट्स ने किया, वो आज भी हैरान कर देता है। उन्होंने इनफिनिट सीरीज डेवलप की, साइन के लिए, कोसाइन के लिए, आर्क टेंजेंट के लिए। ये सब यूरोप से 250 साल पहले। जो सीरीज उन्होंने निकाली आर्क टेंजेंट के लिए, उसे आज ग्रेगरी लाइबनिज सीरीज कहते हैं। लेकिन माधवा पहले थे, लगभग 250 साल पहले। उन्होंने पाई को 11 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट किया 1400s में। केरला स्कूल ने वो भी समझा जो आज टेलर सीरीज कहलाता है, कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। उन्होंने इनफिनिट प्रोसेसेस और एग्जैक्ट वैल्यूज के बीच के गहरे रिश्ते को समझा। और फिर वो हिस्टोरिकल पजल जो आज भी लोग डिस्कस करते हैं, क्या ये नॉलेज यूरोप पहुंची? केरला उस वक्त एक बड़ा ट्रेडिंग हब था। 1500 के आसपास पोर्चुगीज जहाज आने लगे थे। जेसुइट मिशनरीज वहां थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करते थे। क्रोनोलॉजी अलाउ करती है ट्रांसमिशन की, लेकिन कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। सबसे ज्यादा संभव यही लगता है कि यूरोप और इंडिया ने इन आइडियाज तक अलग अलग रास्तों से पहुंचे, एक साथ, लगभग उसी जमाने में। जो एक ऐसी बात है जो तुम्हें रियलाइज कराती है कि ये आइडियाज समहाउ हवा में थे। कोई भी जो सही प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखे, वो इन्हें ढूंढ लेता। तो फिर माधवा को कैलकुलस का फादर क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि न्यूटन और लाइबनिज ने जो किया वो अलग था। केरला स्कूल के पास बहुत सारी पीसेस थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें एक यूनिफाइड थियरी में नहीं जोड़ा। उन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस नहीं निकाला। वो रिकग्निशन नहीं दिया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं। उन्होंने एक सिस्टमैटिक नोटेशन नहीं बनाया, एक जनरल मेथड नहीं दिया जिसे तुम किसी भी प्रॉब्लम पर लगा सको। वो पीसेस थे। न्यूटन और लाइबनिज ने मशीन बनाई। चलिए अब 1600s के यूरोप में आते हैं, क्योंकि यहां से चीजें रियली इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अर्ली 1600s तक यूरोपियन मैथ ने अरब मैथमेटिशियंस की सारी प्रिजर्वेशन अब्सॉर्ब कर ली थी। अलजेब्रा एक प्रॉपर फील्ड बन गई थी और दुनिया मूवमेंट की प्रॉब्लम्स में डीपली इंटरेस्टेड थी। प्लैनेट्स कैसे चलते हैं, कैनन बॉल्स एयर में कैसे आर्क करते हैं, चीजें स्पीड अप और स्लो डाउन कैसे होती हैं, और ज्योमेट्री के सवाल। ये कर्व के नीचे का एरिया क्या है, इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, यहाँ कर्व का स्लोप जीरो कहाँ है। रेने डेकार्ट 1630s में आए। उन्होंने अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कनेक्ट किया। ये रेवोल्यूशनरी था। पहले ये अलग अलग चीजें थीं, ज्योमेट्रिक शेप्स एक तरफ, अलजेब्रिक इक्वेशंस दूसरी तरफ। डेकार्ट ने कहा एक कर्व को इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और एक इक्वेशन को कर्व से। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम आज यूज करते हैं, वो XY ग्रिड लिटरली उनके नाम पर है,
कार्टेशियन प्लेन। पियर डे फर्मा, वही फर्मा जिनका लास्ट थ्योरम फेमस है, डेकार्ट के लगभग साथ ही काम कर रहे थे। उन्होंने कर्व्स के मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के मेथड्स ढूंढे, टैंजेंट लाइंस के लिए, और उनके कुछ फॉर्मूलाज आज भी वैसे ही हैं। आइजैक बैरो, जो न्यूटन के टीचर थे कैम्ब्रिज में, पहले इंसान थे जिन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा और प्रूव किया कि एरिया निकालना और स्लोप निकालना एक दूसरे के उल्टे ऑपरेशंस हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। उन्होंने इसे देखा, प्रूव किया, समझा, लेकिन उन्होंने अगली स्टेप नहीं ली, उसे एक जनरल एल्गोरिदम में नहीं बदला जो किसी भी फंक्शन पर सिस्टमैटिकली लगाया जा सके। वो अगली स्टेप न्यूटन और लाइबनिट्ज दोनों ने अलग अलग ली, एक डेकेड के अंदर एक दूसरे से, और जो क्रेडिट का झगड़ा हुआ वो साइंस हिस्ट्री के सबसे ड्रामेटिक एपिसोड्स में से एक है। आइजैक न्यूटन। न्यूटन 1642 में पैदा हुए, वुल्सथॉर्प, लिंकनशायर, इंग्लैंड में, और बचपन में वो कोई स्पेशली रिमार्केबल स्टूडेंट नहीं थे। कैम्ब्रिज में तभी गए जब उनकी मां ने उन्हें खेत का काम छुड़वाया आखिरी वक्त पर। लेकिन कैम्ब्रिज में आके उन्होंने मैथमेटिक्स डिवावर करना शुरू किया। फिर 1665 में कैम्ब्रिज बंद हो गया प्लेग की वजह से। न्यूटन घर चले गए वुल्सथॉर्प में, और अगले लगभग 18 महीने में, हिस्टोरियंस जिसे मिरेकल ईयर्स कहते हैं, उन्होंने कैलकुलस इन्वेंट किया, मोशन के लॉज डिस्कवर किए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की थ्योरी निकाली और ऑप्टिक्स पर अपने काम की नींव रखी। सोचो, 22 साल का लड़का घर में प्लेग के वक्त, और उसने कैलकुलस निकाला। उन्होंने इसे मेथड ऑफ फ्लक्शंस कहा। एक फ्लक्शन उनके टर्मिनोलॉजी में रेट ऑफ चेंज थी, एसेंशियली अ डेरिवेटिव। वो कर्व्स को मूविंग पॉइंट्स की तरह सोचते थे और उन्हें उस पॉइंट की वेलोसिटी में इंटरेस्ट थी उस वक्त। न्यूटन का कैलकुलस डीपली फिजिकल था, मोशन के बारे में था, वक्त के साथ बदलने वाली चीजें। न्यूटन ने 1666 में ये सब लिख लिया और फिर पब्लिश नहीं किया। एक छोटे से मैथमेटिशियन ग्रुप में शेयर किया, इम्प्लिसिटली प्रिंसिपिया मैथमेटिका में आया 1687 में, लेकिन कैलकुलस का काम डायरेक्टली 1737 में पब्लिश हुआ, 70 साल बाद। क्यों? न्यूटन बहुत प्राइवेट थे, कंट्रोवर्सी से डरते थे। उन्होंने ऑप्टिक्स पर नेस्टी डिस्प्यूट्स देखे थे, तो उन्होंने अपना मैथमेटिकल काम पकड़ के रखा, शर्मों में शेयर किया, लेकिन कभी फॉर्मली बाहर नहीं लाया। और इसी डिसीजन ने जो डिजास्टर सेटअप किया, वो कैलकुलस हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा था। जर्मनी में गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन से इसी प्रॉब्लम पर आ रहे थे। लाइबनिज 1646 में लाइप्जिग में पैदा हुए। एक पॉलीमैथ थे एक्सट्रीम सेंस में, फिलोसोफर, डिप्लोमैट, लॉजिशियन, हिस्टोरियन, लॉयर, मैथमेटिशियन। उन्होंने मैथमेटिक्स सीरियसली तब शुरू किया जब वो मिड-20s में थे। 1672 में पेरिस में डच मैथमेटिशियन क्रिस्टियन हाइगन्स से मिले। हाइगन्स ने उन्हें एक रीडिंग लिस्ट दिया और कहा कैचअप। लाइबनिज ने बहुत जल्दी पकड़ लिया। न्यूटन के उल्टे, जिन्होंने कर्व्स को टाइम में मोशन के ट्रेसेस की तरह सोचा, लाइबनिज जियोमेट्रिक प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड थे, टैंजेंट लाइंस और एरियाज। वो डिफरेंशियल सोचते थे, इन्फिनिटली छोटे चेंजेस को अपना बिल्डिंग ब्लॉक मानते थे। जहां न्यूटन वेलोसिटीज देखी, लाइबनिज छोटे डिफरेंसेस देखे। अक्टूबर 1675 तक लाइबनिज ने अपना डिफरेंशियल कैलकुलस डेवलप कर लिया था और नोटेशन लिखा जो आज भी हम यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन का सिंबल वो इलोंगेटेड एस जो समा के लिए है, लैटिन वर्ड फॉर सम, वो लाइबनिज ने दिया। डी फॉर डिफरेंशियल, dx और dy, वो लाइबनिज ने दिया। dy बाई dx डेरिवेटिव के लिए, वो लाइबनिज ने दिया। लाइबनिज ने 1684 में अपना काम पब्लिश किया। डेंस था, पढ़ना मुश्किल था, लेकिन पब्लिक था, और यूरोपियन मैथमेटिकल कम्युनिटी ने इसे पकड़ लिया और आगे ले गई। फिर न्यूटन को लाइबनिज का काम सुनने में आया और न्यूटन बिल्कुल कन्विंस्ड थे कि लाइबनिज ने उनका आइडिया चुरा लिया था।
जो कंट्रोवर्सी आई वो मैथमेटिक्स हिस्ट्री के सबसे बुरे एपिसोड्स में से एक है। न्यूटन का पोजीशन था, मैं ये 1665-66 में डेवलप कर चुका था, तूने बाद में किया तो तूने मुझसे लिया होगा। लाइबनिज का पोजीशन था, मैंने ये 1670s में इंडिपेंडेंटली डेवलप किया, अलग प्रॉब्लम्स से, अलग अप्रोच से। ये प्लेजरिज्म नहीं, कोइंसिडेंस है। 1712 तक ये इतना बुरा हो गया कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने एक इन्वेस्टिगेशन की। कमिटी ने कंक्लूड किया कि न्यूटन का प्रायोरिटी है। रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की तरह प्रेजेंट की गई। एक्चुअली न्यूटन ने खुद लिखा था। वो उस वक्त रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। लाइबनिज 1716 में मरे, कड़े। उनके पेट्रन्स ने छोड़ दिया था। कंट्रोवर्सी अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई थी। उन्हें एक छोटा सा फ्यूनरल मिला। एक ऑब्जर्वर ने कहा कि उन्हें थग की तरह दफनाया गया, मतलब ऑलमोस्ट कोई सेरेमनी नहीं। आज कंसेंसस ये है कि दोनों इंडिपेंडेंटली पहुंचे। न्यूटन क्रोनोलॉजिकली पहले 1665-66 में, लाइबनिज ने इंडिपेंडेंटली 1673 से डेवलप किया और पहले पब्लिश किया। दोनों अलग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस से थे, अलग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे, अलग नोटेशन डेवलप की। ये प्लेजरिज्म का एविडेंस नहीं, ये इस बात का एविडेंस है कि दोनों एक ही गहरी मैथमेटिकल ट्रूथ को अलग दिशा से ढूंढ रहे थे। और सबसे आयरॉनिक फुटनोट, लाइबनिज की नोटेशन जीत गई। dx, dy, dy by dx, इंटीग्रेशन साइन, ये सब लाइबनिज का है। पूरी दुनिया ने कैलकुलस लाइबनिज की लैंग्वेज में सीखा, न्यूटन की नहीं। न्यूटन और लाइबनिज के बाद कैलकुलस एक एक्सप्लोजन की तरह फैला। बर्नौली ब्रदर्स, ऑयलर, लैग्रांज, फुरिये, रीमान सब एक एक करके आते गए और कैलकुलस को आगे ले गए। लेनहार्ड ऑयलर 1700s में कैलकुलस के साथ इतनी तेजी से भागा कि डिस्क्राइब करना मुश्किल है। वो मैथमेटिक्स हिस्ट्री के सबसे प्रोलिफिक मैथमेटिशियंस में से एक हैं। सिग्मा सिंबल समेशन के लिए, एफ ऑफ एक्स नोटेशन फंक्शन के लिए, ये सब ऑयलर ने दिए। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस डेवलप किया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैलकुलस से कनेक्ट किया। ऑयलर की फॉर्मूला एक पल रुकने लायक है। e to the power of I times theta equals cosine of theta plus I times sin theta। थीटा को पाई सेट करो और मिलता है e to the I pi plus 1 equals 0। एक इक्वेशन में मैथमेटिक्स के 5 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स, सब एक साथ। लेकिन यहां एक बड़ा प्रॉब्लम था। कैलकुलस के कोर में इन्फिनिटेसिमल्स, इन्फिनिटली छोटी क्वांटिटीज जो जीरो नहीं थी, तुम उन्हें यूज करके डिवाइड करते थे, फिर बाद में मान लेते थे कि वो जीरो हैं और इग्नोर करते थे। 1734 में एक बिशप जॉर्ज बर्कली ने एक पैम्फलेट लिखा और कैलकुलस की इस लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी को सैवेज किया। उन्होंने इन्फिनिटेसिमल्स को घोस्ट्स ऑफ डिपार्टेड क्वांटिटीज कहा, और ऑनेस्टली वो सही थे। इसे फिक्स करने में एक सेंचुरी से ज्यादा लगा। ऑगस्टिन लुई कॉची ने 1800s के शुरुआत में और कार्ल वायरस्ट्रास ने मिड टू लेट 1800s में कैलकुलस के लिए रिगरस फाउंडेशन बनाया। इन्फिनिटेसिमल्स की जगह लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आया, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आई। बर्नहार्ड रीमान ने इंटेग्रल की रिगरस डेफिनेशन दी, जो उनके नाम पर है, रीमान इंटेग्रल। लेट 1800s तक कैलकुलस कंप्लीट था, सिर्फ पावरफुल नहीं, लॉजिकली साउंड भी। अब चलिए एक्चुअली कैलकुलस सीखते हैं। एक घर की तरह बिल्ड करते हैं, नीचे से ऊपर। शुरू करते हैं लिमिट्स से। सोचो तुम एक दीवार की तरफ चल रहे हो। हर स्टेप में दीवार और तुम्हारे बीच की बाकी दूरी का आधा कवर करते हो। पहले स्टेप में आधा, दूसरे में बचा हुआ का आधा, तीसरे में और आधा। ये तुम हमेशा करते रह सकते हो और कभी दीवार तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि हमेशा थोड़ी सी दूरी बचा रहेगी। लेकिन तुम्हारी पोजीशन एक स्पेसिफिक वैल्यू के करीब आती जा रही है, दीवार की जगह। मैथमेटिकल टर्म्स में तुम्हारी पोजीशन का एक लिमिट है। जब स्टेप्स इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, लिमिट है दीवार। यही लिमिट है। ये पूछ रहा है कि कोई चीज कैसे अप्रोच करती है जब कुछ और किसी खास वैल्यू की तरफ जाता है। एक और एग्जाम्पल,
सोचो एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर तुम x इक्वल्स 1 प्लग करो, कुछ टूट जाता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब x 1 के करीब जाता है, अगर x इक्वल्स 1.1 है, आउटपुट लगभग 2.1 है। अगर x इक्वल्स 0.01 है, आउटपुट लगभग 0.01 है। अगर x इक्वल्स माइनस 0.99 है, आउटपुट लगभग 1.99 है। जितना x 1 के करीब जाता है, आउटपुट 2 के करीब जाता है। इस फंक्शन का लिमिट जब x अप्रोचेस 1 है 2, चाहे फंक्शन x इक्वल्स 1 पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही लिमिट्स की ताकत है। वो तुम्हें बता सकती हैं कि फंक्शन क्या अप्रोच कर रहा है, ना कि वो एग्जैक्टली क्या इक्वल करता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। वो गैप अप्रोचिंग और अराइविंग के बीच का वही जगह है जहां सब मैजिक होता है। अब डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स लिमिट्स हैं। ये सवाल है जो सब कुछ ड्राइव करता है। कोई चीज कितनी तेजी से बदल रही है। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो और 1 घंटे में 60 किलोमीटर गए, तुम्हारी एवरेज स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, इजी। लेकिन जब तुम उस रेड लाइट के पास से गुजरे, उस एग्जैक्ट वक्त तुम्हारी स्पीड क्या थी? तुम पूरी टाइम 60 नहीं चल रहे थे, कभी तेज कभी स्लो। एक सिंगल इंस्टेंट की स्पीड का क्या मतलब है? ज्योमेट्रिक तौर पर सोचो, अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करो, एवरेज स्पीड एक इंटरवल में उस ग्राफ पर 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन का स्लोप है, राइज ओवर रन। जब ये इंटरवल छोटी होती जाती है, जब वो 2 पॉइंट्स करीब आते जाते हैं, लाइन का स्लोप बदलता है। और लिमिट में जब 2 पॉइंट्स इन्फिनिटली करीब आ जाते हैं, लाइन कर्व की टैंजेंट बन जाती है। एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, क्रॉस किए बिना। उस टैंजेंट लाइन का स्लोप है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव। फॉर्मली फंक्शन f का डेरिवेटिव पॉइंट x पर है, लिमिट h अप्रोचेस 0 ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, जहां h वो छोटा गैप है जो तुम 0 की तरफ श्रिंक कर रहे हो। एक एग्जाम्पल करते हैं। f ऑफ x इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड। x इक्वल्स 3 पर यह फंक्शन कितनी तेजी से बदल रही है? f ऑफ 3 इक्वल्स 9। f ऑफ 3 प्लस h इक्वल्स 3 प्लस h स्क्वायर्ड, जो इक्वल्स है 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर्ड। सो f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 इक्वल्स 6h प्लस h स्क्वायर्ड। h से डिवाइड करो, मिलता है 6 प्लस h। अब लिमिट लेते हैं जब h अप्रोचेस 0, मिलता है 6। तो x स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव x इक्वल्स 3 पर है 6। फंक्शन उस पॉइंट पर रेट 6 से इंक्रीज हो रही है। अगर x को जनरल रखो, x स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव किसी भी x पर है 2x। ये पावर रूल है, कैलकुलस में सबसे यूज किया जाने वाला शॉर्टकट। x टू द n का डेरिवेटिव है n टाइम्स x टू द n माइनस 1। x स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव 2x, x क्यूब्ड का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर्ड, x टू द फोर्थ का डेरिवेटिव 4x क्यूब्ड। सिर्फ एक्सपोनेंट नीचे लाओ और 1 घटाओ। डेरिवेटिव से तुम कर्व की शेप के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हो। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन ऊपर जा रहा है। अगर नेगेटिव है, नीचे जा रहा है। अगर 0 है, फंक्शन फ्लैट टेंजेंट पर है, कोई पीक, वैली या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसी से तुम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हो। डेरिवेटिव 0 सेट करो और सॉल्व करो। एक एग्जाम्पल, एक फार्मर के पास 60 मीटर फेंसिंग है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनानी है मैक्सिमम एरिया के साथ। एक तरफ नदी है तो सिर्फ 3 तरफ फेंस चाहिए। 2 साइड्स परपेंडिकुलर टू द रिवर मान लो x लेंथ की, पैरेलल साइड होगी 60 माइनस 2x। एरिया इक्वल्स x टाइम्स 60 माइनस 2x, जो एक्सपैंड होती है 60x माइनस 2x स्क्वायर्ड। डेरिवेटिव 60 माइनस 4x, 0 सेट करो।
4x = 60, x = 15, परपेंडिकुलर साइड्स 15 मीटर, पैरेलल साइड 30 मीटर, एरिया 450 स्क्वायर मीटर। कैलकुलस के बिना गेस एंड चेक करना पड़ता। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हैं, डेरिवेटिव है पहली फंक्शन टाइम्स दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी फंक्शन टाइम्स पहली का डेरिवेटिव। चेन रूल, कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। अगर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव चाहिए, आउटर फंक्शन साइन है, इनर एक्स स्क्वायर्ड, डेरिवेटिव है कोसाइन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड टाइम्स 2x। चेन रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकली हर फंक्शन जो रियल साइंस में मिलता है कॉम्पोजिशंस हैं। न्यूरल नेटवर्क्स में एक्टिवेशन फंक्शंस, वेव फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, सब कॉम्पोजिशंस। सेकंड डेरिवेटिव्स भी हैं। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, अगर पहला डेरिवेटिव बताता है फंक्शन कितनी तेजी से बदल रहा है, दूसरा बताता है रेट ऑफ चेंज कितनी तेजी से बदल रही है। पोजीशन का पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी है, दूसरा एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव है। अब इंटीग्रेशन, कैलकुलस का दूसरा आधा। डेरिवेटिव्स रेट्स ऑफ चेंज के बारे में थे, इंटीग्रेशन अक्यूमुलेशन के बारे में है, चीजें जोड़ने के बारे में है। अगर तुम गाड़ी चल रहे हो और स्पीड कांस्टेंट है 60 किलोमीटर्स पर आवर, 2 घंटे में 120 किलोमीटर, इजी। लेकिन अगर स्पीड बदल रही है, कभी तेज कभी स्लो, तो तुम छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐड करते हो। हर छोटा वक्त का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, उस वक्त स्पीड टाइम्स छोटी सी ड्यूरेशन। इन सब इन्फिनिटली मैनी इन्फिनिटली थिन पीसेस को ऐड करो, टोटल डिस्टेंस मिलती है। ज्योमेट्रिक तौर पर यह वेलोसिटी टाइम कर्व के नीचे का एरिया है। एक फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल एक इंटरवल पर उस फंक्शन के ग्राफ के नीचे का एरिया है उस इंटरवल में। इसे कंप्यूट करने के लिए आर्किमिडीज की वही पुरानी ट्रिक, रीजन को थिन वर्टिकल स्ट्रिप्स में डिवाइड करो। हर स्ट्रिप अप्रॉक्सीमेटली एक रेक्टेंगल है, विड्थ छोटी, हाइट फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर। सब रेक्टेंगल्स ऐड करो। जैसे जैसे ज्यादा रेक्टेंगल्स यूज करो और विड्थ छोटी होती जाए, अप्रॉक्सीमेशन बेटर होती जाए। लिमिट में विड्थ 0 होने पर और रेक्टेंगल्स इंफिनिटी की तरफ जाने पर एग्जैक्ट एरिया मिलता है। ये रीमान सम है, बर्नहार्ड रीमान ने 1800s में फॉर्मलाइज किया। अब वो मोमेंट जहां सब कुछ कनेक्ट होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स ऑपरेशंस हैं। स्लोप्स निकालना और एरियाज निकालना दो बिल्कुल अलग लगते काम, एक दूसरे के एग्जैक्ट उल्टे हैं। इसी तरह जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के उल्टे हैं। स्पेसिफिकली अगर तुम कोई फंक्शन इंटीग्रेट करो फिर डिफरेंशिएट करो, ओरिजिनल फंक्शन वापस मिलती है। और अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, एक एरिया, तुम इसे निकाल सकते हो एक ऐसी फंक्शन ढूंढ के जिसका डेरिवेटिव वो चीज है जो तुम इंटीग्रेट कर रहे हो। ये एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। उस फंक्शन को दो एंड पॉइंट्स पर इवैल्यूएट करो और डिफरेंस लो। नोटेशन में इंटीग्रल ऑफ f of x फ्रॉम a to b इक्वल्स f of b माइनस f of a, जहां f कोई एंटी डेरिवेटिव है f की। ये ऑब्वियस नहीं था, ये एस्टोनिशिंग था। आइजैक बैरो ने इसे देखा, न्यूटन ने यूज किया, लाइबनिज ने इसे फॉर्मलाइज किया। एक एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर्ड का एरिया x इक्वल्स 0 से x इक्वल्स 3 तक क्या है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर्ड है x क्यूब्ड ओवर 3। x इक्वल्स 3 पर इवैल्यूएट करो, 27 ओवर 3 इक्वल्स 9। x इक्वल्स 0 पर इवैल्यूएट करो, 0, डिफरेंस 9। 9 स्क्वायर यूनिट्स, पैराबोला के नीचे का एरिया 0 से 3 तक। कुछ और क्विक एग्जाम्पल्स, एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कोई फिक्स्ड नंबर चेंज नहीं करता, तो रेट ऑफ चेंज 0।
स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स mx प्लस b का डेरिवेटिव सिर्फ m है, स्लोप। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। e टू दी x का डेरिवेटिव e टू दी x है। ये कैलकुलस का सबसे स्पेशल फंक्शन है, वो अपना खुद का डेरिवेटिव है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिल्कुल अपनी करंट वैल्यू के रेट पर ग्रो करता है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ, रेडियो एक्टिव डीके, कंपाउंड इंटरेस्ट सब एक्सपोनेंशियल्स इन्वॉल्व करते हैं। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कोसाइन ऑफ एक्स है। कोसाइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x है। एक फिजिकल एग्जाम्पल जो सब कुछ एक साथ पुल करता है। तुम एक क्लिफ से एक बॉल ड्रॉप करते हो। हाइट इन मीटर्स t सेकेंड्स पर है h of t इक्वल्स 100 माइनस 4.9 टाइम्स t स्क्वायर्ड। वो 4.9 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से आता है, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड का आधा। बॉल ग्राउंड से कब टकराएगा? h of t इक्वल्स 0 सेट करो। 100 माइनस 4.9 t स्क्वायर्ड इक्वल्स 0। t स्क्वायर्ड इक्वल्स लगभग 20.4। t इक्वल्स लगभग 4.5 सेकेंड्स। बॉल की वेलोसिटी फंक्शन क्या है? h of t का डेरिवेटिव लो। v of t इक्वल्स नेगेटिव 9.8 t। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है बॉल नीचे जा रही है। t इक्वल्स 4.5 पर वेलोसिटी लगभग नेगेटिव 44 मीटर्स पर सेकेंड, लगभग 160 किलोमीटर्स पर आवर। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डेरिवेटिव a of t इक्वल्स नेगेटिव 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये न्यूटन की इनसाइट है। ग्रेविटी हर चीज को सेम रेट से पुल करता है, मास से फर्क नहीं पड़ता। स्प्रिंग का एक एग्जाम्पल करते हैं। जब तुम एक स्प्रिंग खींचते हो, वो एक फोर्स से वापस पुश करता है, प्रोपोर्शनल टू कितना तुमने खींचा। ये हुक्स लॉ है। फोर्स इक्वल्स k टाइम्स x, जहां k स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग को 0 से 1 मीटर तक खींचने में कितना काम लगता है? वर्क फोर्स टाइम्स डिस्टेंस है, लेकिन फोर्स बदल रहा है। शुरू में ऑलमोस्ट 0, जैसे खींचते हो फोर्स बढ़ जाती है। तो इंटीग्रेट करो 0 से L तक kx dx का इंटीग्रल इक्वल्स kl स्क्वायर्ड ओवर 2। अगर k इक्वल्स 10 न्यूटन्स पर मीटर और L इक्वल्स 1 मीटर, काम है 5 जूल्स। और यहां एनर्जी से कनेक्शन है। वो 5 जूल्स जो तुमने स्प्रिंग पर काम किया, वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर है। जब छोड़ दोगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। वो ऑसिलेशन का मैथ डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्व करता है और सॉल्यूशन एक साइन वेव है। स्प्रिंग्स साइनोसॉइडली ऑसिलेट करते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है। यही मैथमेटिकल रीजन है कि साउंड वेव्स, लाइट वेव्स और वाटर वेव्स सब वेव लाइट दिखते हैं। कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शंस इंटीग्रेट करने के लिए, प्रोडक्ट रूल का रिवर्स, यू सब्स्टिट्यूशन, चेन रूल का इंटीग्रेशन वर्जन, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर हो तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करो, पार्शियल फ्रैक्शंस, रैशनल फंक्शंस इंटीग्रेट करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को सिंपलर पीसेस में तोड़ दो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, जब लिमिट्स इंफिनिटी तक जाते हैं, वेरिएबल से इंफिनिटी रिप्लेस करो, इंटीग्रल कंप्यूट करो, फिर लिमिट लो। सीक्वेंसेस और सीरीज, सीक्वेंस सिर्फ नंबर्स की एक लिस्ट है किसी रूल से, 1, 1/2, 1/4, 1/8, हर टर्म पिछले का आधा। सीरीज तब मिलती है जब तुम सीक्वेंस के टर्म्स ऐड करते हो, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस इन्फिनिटली मेनी टर्म्स ऐड करो, आंसर एग्जैक्टली 2 मिलता है। तुम 1 से शुरू करते हो, 1.5 पर जाते हो, 1.75, 1.875, हमेशा 2 और आधी दूरी कवर करते हो। कभी रीच नहीं करते, लेकिन कन्वर्ज करते हो। सब सीरीज कन्वर्ज नहीं करती। 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ये हार्मोनिक सीरीज है और ये इन्फिनिटी तक ब्लो अप करता है, चाहे टर्म्स छोटे होते जाएं। ये कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट कॉशनरी टेल है। टर्म्स का छोटा होना कन्वर्जेंस के लिए जरूरी है, लेकिन काफी नहीं।
टेलर सीरीज एक और इंपॉर्टेंट चीज है। पावर सीरीज जहां कोएफिशिएंट्स इस तरह चूज किए जाते हैं कि सीरीज के सारे डेरिवेटिव्स एक टारगेट फंक्शन से मैच करें एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। इसका मतलब अगर तुम एक फंक्शन की वैल्यू, स्लोप, कॉन्केविटी और सारे हायर डेरिवेटिव्स जानते हो एक सिंगल पॉइंट पर, तुम फंक्शन की वैल्यूज कहीं भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो उस पॉइंट के काफी आसपास। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस एक इनपुट वाले फंक्शंस के साथ डील करता है, मल्टी वेरिएबल मल्टीपल इनपुट्स के साथ। एक रूम में टेम्परेचर 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है। एक कंपनी का प्रॉफिट 2 अलग प्रोडक्ट्स की प्राइसेस का फंक्शन। एक न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट मिलियंस ऑफ वेट्स का फंक्शन। डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट जनरलाइज होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स में। तुम पूछते हो फंक्शन कैसे बदलता है हर एक इनपुट के साथ, बाकी सब फिक्स्ड रख के। ग्रेडियंट एक वेक्टर है जो सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स से बना होता है। ग्रेडियंट वेक्टर स्टीपेस्ट असेंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इसको एक पहाड़ी लैंडस्केप की तरह सोचो। तुम पहाड़ पर खड़े हो, ग्रेडियंट हाइट फंक्शन का स्टीपेस्ट ऊपर पॉइंट करता है। अगर तुम पानी डालो लैंडस्केप पर, वो नेगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में बहेगा, हमेशा नीचे। यही ग्रेडियंट डिसेंट करता है ऑप्टिमाइजेशन में। इमेजिन पानी लॉस लैंडस्केप पर डाल के फॉलो करो जहां वो बहता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहां कैलकुलस सच में नेचर की लैंग्वेज बन जाता है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो एक फंक्शन को अपने डेरिवेटिव से रिलेट करती है। ये पूछती नहीं कि ये फंक्शन क्या है, ये पूछती है कि कौन सा फंक्शन ये रिलेशनशिप सैटिस्फाई करता है अपने वैल्यूज और रेट्स ऑफ चेंज के बीच। सबसे सिंपल, dy/dx इक्वल्स y। कौन सा फंक्शन अपना खुद का डेरिवेटिव है? आंसर e⁻x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिस्क्राइब करती है, पॉपुलेशंस, बैक्टीरिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। रेडियो एक्टिव डिके, dy/dt इक्वल्स -k टाइम्स y। सोल्यूशन शुरू होता है किसी इनिशियल वैल्यू से और एक्सपोनेंशियली 0 की तरफ ड्रॉप करता है। कार्बन 14 की हाफ लाइफ लगभग 5700 साल है और आर्कियोलॉजिस्ट्स लिटरली ये इक्वेशन सॉल्व करके ऑर्गेनिक मटेरियल्स की एज कैलकुलेट करते हैं। कार्बन डेटिंग। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक मास स्प्रिंग पर एक पेंडुलम, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशंस साइनोसॉइडल है, साइन और कोसाइन। इसलिए साइन और कोसाइन फिजिक्स में हर जगह दिखाई देते हैं। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ, F इक्वल्स ma, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव है, तो न्यूटन सेकंड लॉ एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे सॉल्व करो, ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी मिलती है। हीट इक्वेशन डिस्क्राइब करता है टेम्परेचर कैसे चेंज होती है वक्त के साथ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में। वेव इक्वेशन, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, वाटर वेव्स, साइज्मिक वेव्स के लिए। मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्क्राइब करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सेट। हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, हर रेडियो ट्रांसमिशन, हर सेल फोन सिग्नल अल्टीमेटली इन्हीं इक्वेशंस पर डिपेंड करता है। श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स, डिस्क्राइब करता है एक क्वांटम पार्टिकल का स्टेट कैसे इवॉल्व होता है। नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस, फ्लूइड्स के फ्लो के लिए, नोटोरियसली हार्ड टू सॉल्व। मिलेनियम प्राइस प्रॉब्लम में से एक, $1 मिलियन प्राइस। हम इन्हें 1800 से जानते हैं, अभी भी फुली आंसर नहीं कर सकते। फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये टूल अपना खुद का एप्रिसिएशन डिजर्व करता है।
जोसेफ फोरियर 1800s के शुरुआत में हीट इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कुछ रिमार्केबल डिस्कवर किया। कोई भी फंक्शन फेयरली माइल्ड कंडीशंस के साथ साइन और कोसाइन वेव्स के सम की तरह लिखा जा सकता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड्स में। अजीब लगता है, क्यों किसी फंक्शन को वेव्स में लिखना चाहोगे? क्योंकि सर्टेन प्रॉब्लम्स जो वक्त डोमेन में बहुत मुश्किल हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंपल हो जाते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। तुम्हारी हर कंटिन्यूअस सिग्नल, जैसे एक साउंड वेव, बेसिकली फ्रीक्वेंसीज की लिस्ट है जो सब एक साथ प्ले हो रही हैं, अलग अलग वॉल्यूम्स पर। फूरियर एनालिसिस के बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता। MP3 कंप्रेशन, JPEG इमेज कंप्रेशन, MRI स्कैनिंग, वाईफाई, सेल्युलर नेटवर्क्स, ऑडियो इंजीनियरिंग, साइज्मोलॉजी। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसीज के साथ रिकंस्ट्रक्ट करना अलाउ करता है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैलकुलस। जब लोग न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग की बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन ऑफन डेटा, आर्किटेक्चर और कंप्यूटिंग पावर के बारे में होती है, लेकिन सबके नीचे कैलकुलस है। कैलकुलस के बिना न्यूरल नेटवर्क्स सीख नहीं सकते। ऐसे काम करता है। एक न्यूरल नेटवर्क एक मैथमेटिकल फंक्शन है, बहुत सारे पैरामीटर्स के साथ, वेट्स और बायसेस। तुम एक इनपुट देते हो, वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तुम उस आउटपुट को करेक्ट आउटपुट से कंपेयर करते हो। डिफरेंस लॉस है, एरर। ट्रेनिंग का मतलब है पैरामीटर्स को एडजस्ट करना, लॉस छोटी करने के लिए। कैसे पता चले किस डायरेक्शन में एडजस्ट करें? ग्रेडियंट। तुम लॉस का पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करते हो, हर सिंगल पैरामीटर के साथ रिस्पेक्ट। ये बताता है हर पैरामीटर के लिए लॉस कैसे चेंज होगी अगर पैरामीटर अप या डाउन नज करो। फिर हर पैरामीटर को एक छोटा स्टेप मूव करो उस डायरेक्शन में जो लॉस को नीचे ले जाए, नेगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में। ये प्रोसीजर ग्रेडियंट डिसेंट कहलाता है, वर्चुअली हर मॉडर्न लर्निंग सिस्टम का इंजन। बैक प्रोपगेशन ये कंप्यूट करता है, चेन रूल को सिस्टमैटिकली रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करना नेटवर्क के थ्रू। चेन रूल जो एक रूल है कंपोज्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में, जो स्टूडेंट्स पहली बार सिंगल वेरिएबल कैलकुलस क्लास में देखते हैं, डिस्गाइज में वो रीजन है कि डीप लर्निंग काम करता है। जेफरी हिंटन, डेविड रुमलहार्ट और रोनाल्ड विलियम्स ने 1986 में अपना फेमस बैक प्रोपगेशन पेपर पब्लिश किया। वो लाइबनिट्ज का 17th सेंचुरी का प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे थे न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेनेबल बनाने के लिए, और हिंटन को 2024 में नोबेल प्राइज मिला, पार्टली इस कंट्रीब्यूशन के लिए। कैलकुलस और बाकी दुनिया में। फाइनेंस में ब्लैक-शोल्स इक्वेशन 1973 में डेवलप हुई। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ऑप्शंस की प्राइस डिस्क्राइब करती है। 1997 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। हर डेरिवेटिव्स डेस्क वॉल स्ट्रीट पर यूज करती है। एपिडेमियोलॉजी में SIR मॉडल, ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड, रिकवर्ड। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिस्टम। कोविड-19 पैंडेमिक में डिफरेंशियल इक्वेशंस ही थे जिससे पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स मॉडल करते थे डिजीज कैसे फैलती। क्लाइमेट साइंस में ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स एसेंशियली एनॉर्मस सिस्टम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। एटमॉस्फेयर, ओशंस, आइस शीट्स, बायोस्फीयर। जब साइंटिस्ट्स कहते हैं हम एक टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड कब क्रॉस करेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस पर डिपेंड कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस, सिग्नल प्रोसेसिंग, सब डिफरेंशियल इक्वेशंस और कैलकुलस। बायोलॉजी में पॉपुलेशन डायनामिक्स, जीन स्प्रेड, न्यूरल एक्टिविटी, फार्माकोकाइनेटिक्स, सब डिफरेंशियल इक्वेशंस। और आगे भी कैलकुलस नए डोमेन्स में जा रहा है। टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस, ऑप्टिमल ट्रांसपोर्ट, स्टोकेस्टिक कैलकुलस, ग्राफ कैलकुलस। स्टोकेस्टिक कैलकुलस रैंडम प्रोसेसेस के लिए स्टैंडर्ड कैलकुलस एक्सटेंड करता है। ऑर्डिनरी कैलकुलस में फंक्शंस डिटर्मिनिस्टिक है।
तुम एक वैल्यू डालो, एक डेफिनेट आंसर मिलता है। स्टोकेस्टिक कैलकुलस में फंक्शंस में रैंडम नॉइज होता है। ईटोज लेमा जापानीज मैथमेटिशियन कियोशी ईटो ने 1940s में डिस्कवर किया। एसेंशियली चेन रूल है स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस के लिए। ब्लैक शोल्स इक्वेशन इससे डिराइव होती है। न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग में भी स्टोकेस्टिक कैलकुलस है। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। और अभी भी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं कैलकुलस में। नेवियर स्टोक्स एग्जिस्टेंस एंड स्मूथनेस प्रॉब्लम, रीमन हाइपोथेसिस, P वर्सेस NP, ये सब कनेक्शंस रखते हैं कैलकुलस की वर्ल्ड से। और यही मैं तुम्हें यहां छोड़ के जाना चाहता हूं। कैलकुलस को कभी-कभी एक फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स की तरह सोचा जाता है जो एग्जाम के लिए मेमोराइज करते हैं। पावर रूल, चेन रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रॉब्लम्स करो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर यही सब तुम लेते हो तो ये एक तरह की बात है, क्योंकि आइडियाज जेन्युइनली ब्यूटीफुल हैं और उनके पीछे की कहानी जेन्युइनली इंटरेस्टिंग। आर्किमिडीज साइरक्यूस में बैठ के 2300 साल पहले कुछ ढूंढ रहे थे। माधवा केरला में बैठ के 600 साल पहले कुछ ढूंढ रहे थे। न्यूटन 22 साल का प्लेग के दौरान घर में कुछ ढूंढ रहा था। लाइबनिट्ज मैथमेटिक्स में आउटसाइडर कुछ महीनों में पकड़ के फिर पूरी जिंदगी रिकॉग्निशन के लिए लड़ते हुए कुछ ढूंढ रहा था। वो सब एक ही चीज ढूंढ रहे थे, ये आइडिया कि तुम यूनिवर्स को समझ सकते हो, उसकी मोशन, उसका चेंज, उसकी शेप्स, उसके पैटर्न्स, सिर्फ ये देख के कि क्या होता है जब तुम किसी प्रोसेस को उसकी लिमिट तक पुश करते हो। जब गैप कुछ नहीं बन जाता, जब एक रेक्टेंगल इनफाइनाइटली थिन हो जाता है, जब एक पॉलीगन के इनफाइनाइटली सारी साइड्स हो जाती हैं, जब एक कैलकुलेशन इनफाइनाइटली मेनी स्टेप्स चलती है। एग्जैक्ट आंसर्स मिलते हैं बिना पहुंच के। इंस्टेंटेनियस कुछ पिन डाउन होता है बिना वक्त रोके। टोटल निकलती है इनफाइनाइटली मेनी इनफाइनाइटली स्मॉल चीजें ऐड करके। यही मैजिक है। और ये ट्रिक नहीं, इंसानियत को हजारों साल लगे समझने में कि इसे रिगरसली कैसे करना है, लेकिन ये काम करता है। और इसलिए काम करता है क्योंकि मैथमेटिक्स यूनिवर्स की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ रियल डिस्क्राइब कर रहा है। यूनिवर्स कंटिन्यूअसली चेंज करता है और कैलकुलस कंटिन्यूअस चेंज की लैंग्वेज है। जब तुम कैलकुलस क्लास में बैठते हो और टीचर बोर्ड पर लिमिट की डेफिनेशन लिखता है, तुम एक 2000 साल लंबी इन्वेस्टिगेशन का प्रोडक्ट देख रहे हो, इन्फिनिटी और चेंज की नेचर के बारे में। जब तुम AI टूल यूज करते हो कोड लिखने के लिए या इमेज जनरेट करने के लिए, तुम वो चेन रूल यूज कर रहे हो जो लाइबनिट्ज ने 1670s में डिस्कवर किया। जब तुम्हारा डॉक्टर MRI ऑर्डर करता है, वो इमेज रिकंस्ट्रक्ट होती है फूरिये की 1800s की इनसाइट से। ये सब एक कंटिन्यूअस थ्रेड है, एक लंबी कहानी, एक ऐसी स्पीशीज के बारे में जो एक यूनिवर्स समझने की कोशिश कर रही है जो कभी नहीं रुकता। और हम अभी भी उस कहानी के बीच में हैं। अगर तुम यहां तक पहुंच गए, तुमने कुछ कवर किया है जो हिस्ट्री के सबसे महान माइंड्स को हजारों साल में निकालना पड़ा। तुम आर्किमिडीज से गए जो पॉलीगॉन्स इंस्क्राइब कर रहे थे पैराबोला के अंदर एंशिएंट सिरक्यूज में, माधवा से जो इन्फिनिट सीरीज निकलवा रहे थे मिडीवल केरला में, न्यूटन से जो 22 साल के थे और यूनिवर्स के लॉज डिराइव कर रहे थे, लाइबनिट्ज से जो अपनी लेगेसी के लिए लड़ रहे थे और हिस्ट्री से हारे, नोटेशन में जीते, ऑयलर से जो इतनी तेजी से लिख रहे थे कि कोई पढ़ नहीं सकता था, कॉशी और वियरस्ट्रैस से जिन्होंने सब कुछ रिगरस बनाया, फुरियर से जिन्होंने दुनिया को वेव्स में तोड़ के देखा, रीमैन से जिन्होंने इंटीग्रल दिया जो उनके नाम पर है, फाइनमैन से
जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में सारे पॉसिबल पाथ्स ऐड किए। रूमलहार्ट, हिंटन और विलियम्स से, जिन्होंने कंप्यूटर्स को सीखना सिखाया 300 साल पुराने डेरिवेटिव रूल से। यही मैथमेटिक्स करता है, बिल्ड करता है, अक्यूमुलेट करता है। एक जनरेशन का टूल अगला जनरेशन का फाउंडेशन बन जाता है, जो अगला जनरेशन का अजम्पशन बन जाता है। इतना बेसिक कि वो नोटिस भी नहीं करते। आर्किमिडीज न्यूरल नेटवर्क नहीं पहचानेंगे, लेकिन जो मैथमेटिक्स वो कर रहे थे, इन्फिनिटली करीब से एग्जैक्टली अप्रोच करने की कला, वो हर ग्रेडियंट स्टेप में है, हर बैक प्रोपगेशन में है, हर अटेंशन वेट में है, हर जनरेटेड इमेज में। कैलकुलस इंसान ने सोचने वाली सबसे अच्छी चीजों में से एक है। रात अच्छी हो।